Hello student, we will study about wildlife in India in this video. In last video, we studied about land resources, soil resources, water resources and natural vegetation. और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी वाइल्ड लाइफ की। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है। अपने एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, अपने जलीय जीव जंतु जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं और वो अपने लिए किस तरह से यूज़फुल होते हैं वो भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। अब इंडिया में वाइल्ड लाइफ कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ कहाँ कहाँ पे है ये हम पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ ए रिच एंड वेरीड वाइल्ड लाइफ। इंडिया में बहुत वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है और वेरीड है, मीन्स अलग अलग तरह के यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है। वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये पाए जाते हैं। अबाउट 65,000 नोन स्पीशीज ऑफ फौना आर फाउंड इन द कंट्री। करीब 65,000 65,000 टाइप्स के जो हैं एनिमल्स, फोना। आपको बच्चों मैंने पहले भी बताया था फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा में अपना वेजिटेशन आता है एंड फोना में अपनी वाइल्ड लाइफ आता है। तो करीब 65,000 टाइप्स के जो ये स्पीशीज़ हैं, नॉन स्पीशीज़ हैं अपने वाइल्ड लाइफ की, जो कि अपने इंडिया में पाई जाती, पूरे अपने देश में यानी इंडिया में पाई जाती है। Of these 40,000, 44 lakhs are insects. इनमें से जो करीब हैं 4 lakhs टाइप्स के इंसेक्ट्स हैं, 372 मेमल्स हैं, 1228 बर्ड्स, 428 रेप्टाइल्स एंड 2546 फिशेस। इतनी स्पीशीज इनकी यहाँ पर पाई जाती है। द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर इनहैबिटेड बाय ए नंबर ऑफ कलरफुल बर्ड्स। इनके इनहैबिटेड मीन्स यहाँ पर रहते हैं। वेटलैंड में, फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर वेटलैंड यानी पानी वाले एरिया, जलीय एरियाज में रहते हैं। और बहुत सारी यहाँ पे कलरफुल बर्ड्स भी हैं, जैसे कि फेसेंट्स, गीज, डक्स, मेहनाज, पैराकीट्स, पिजन्स, क्रेन्स एंड हॉर्नबिल्स। ये सभी अपने क्या है, बर्ड्स है जो कि बहुत कलरफुल होती है। आपने देखे हैं पिजन्स भी बहुत कलरफुल होते हैं। ग्रे तो आपने नॉर्मली देखे होंगे, वाइट भी देखे होंगे, लेकिन और भी कई कलर्स होते हैं। डक बहुत अच्छे अच्छे कलर्स की होती है। गीज, फेसेट्स हैं, मैनाज हैं, ये अलग अलग कलरफुल होते हैं। जब इनको कभी झुंड में देखो तो बहुत सुंदर लगता है इनको देखना। द हिमालयन रेंज हैज़ गॉड्स एंड पांडाज। हिमालय रेंज जो है वहाँ पे बहुत तरह की गॉड्स हैं और पांडाज हैं। बच्चों आपको यहाँ पे जो शब्द आया है हिमालयन रेंज, what is the meaning of range? लाइक हम अरावली रेंज की यदि बात करें तो अरावली की जो पर्वतमालाएं हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, जब पास पास एक मिलकर के एक श्रृंखला बना देते हैं वो पर्वतमालाएं कहलाती हैं। इसी तरह से ये हिमालयन रेंज है कि हिमालय पर्वत जो पास पास खड़े हैं वो पूरी हिमालयन रेंज बन गई है। तो वहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं, गॉड्स हैं और पांडाज हैं। A large number of butterflies, moths and beetles are in danger. बहुत सारे तरह की बटरफ्लाइज हैं, मॉथ्स हैं एंड बेटल्स हैं, वो खतरे में हैं। क्यों खतरे में है? इनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। क्योंकि विद ए व्यू टू प्रोटेक्ट इंडियाज रिच फौना, 104 नेशनल पार्क्स, 531 wildlife sanctuaries and about 1,660 zoological parks have been set up in the country.
इनको बचाने के लिए, इस वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए या फौना को सुरक्षित प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में, हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में बहुत सारे नेशनल पार्क्स बने हुए हैं, जूलॉजिकल पार्क्स बने हुए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनी हुई हैं। कितनी कितनी हैं ये क्वांटिटी भी दी हुई है। 104 नेशनल पार्क्स हैं, 531 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जबकि 1660 अप्रॉक्सीमेट जोलॉजिकल पार्क्स बने हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आता है वो है वाइल्ड लाइफ एट ग्लोबल सिनेरियो। यदि ग्लोबल सिनेरियो में यानी पूरे वर्ल्ड में हम बात करें, वाइल्ड लाइफ यानी जीव जंतुओं का किस तरह का सीन है वो इसमें देखेंगे। अभी हमने जो बात की वो इंडिया की बात की, अब पूरे विश्व में क्या पोजीशन है। अफ्रीका इज़ ए रिच इन वाइल्ड लाइफ। अफ्रीका में भी बहुत तरह के जीव जंतु हैं, रिच है वो वाइल्ड लाइफ में। एलिफेंट्स, हिप्पोस, रेनोस, पाइथन्स, क्रोकोडाइल्स and many type of monkey live in equatorial forest and swamps. Equatorial forest क्या होते हैं बच्चों? Equator, do you know about equator? Equator line is a center of the earth. Like ये पूरा अर्थ है और ये जो 0 डिग्री पे लाइन होती है, यानी जो ये सेंटर पे लाइन होती है 0 डिग्री पे, ये कौन सी लाइन होती है? इक्वेटर लाइन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मीन्स क्या होते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी इक्वेटर लाइन के पास जो फॉरेस्ट होते हैं वो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट होते हैं। तो इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एनिमल्स? एलिफेंट्स हैं, हिप्पोज है, राइनोज है, पाइथन्स। पाइथन्स क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े अजगर से भी बड़े बड़े जो रेप्टाइल्स होते हैं वो होते हैं। क्रोकोडाइल्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ मंकीज लिव इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। गोरिल्लाज एंड एप्स आर बिग मंकीज। आपको एक बात बताऊँ बच्चों, गोरिल्ला तो आपने सुना होगा, लेकिन एपिस क्या होते हैं? यानी लंगूर जिनको बोलते हो वो एपिस होते हैं। आर बिग मंकीज, बहुत बड़े मंकी होते हैं। वाइल बबून्स एंड चिंपैंजीज आर स्मॉल वन, और बबून्स और चिंपैंजीज होते हैं वो छोटे मंकीज होते हैं। एलिफेंट्स लिव इन ग्रेसी वुडलैंड्स, और एलिफेंट कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे घास होती है, ग्रासी वुडलैंड्स जो होते हैं उन पर रहते हैं। वुड भी हो, ग्रासी भी हो, ऐसे एरियाज में रहते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक द डियर, जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, लाइक डियर, जिराफ, जेब्रास, एलिफेंट्स, बेफेलोज एंड स्टेग्स आर फाउंड इन द सवाना ग्रासलैंड। जब ये घास खाने वाले एनिमल्स हैं तो घास वाले फॉरेस्ट में होंगे, तो कहाँ पे मिलते हैं? मोस्टली ये सवाना ग्रासलैंड्स में मिलते हैं। सवाना में जो ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पर इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स यानी जो मांस खाने वाले एनिमल्स हैं, फ्लैश ईटिंग, वो लाइक लायंस, टाइगर्स एंड लियोपार्ड्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स, बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कैमल्स एंड ऑस्ट्रिचेस आर फाउंड इन डेजर्ट। कैमल्स और ऑस्ट्रिचेस डेजर्ट में मिलते हैं, डेजर्ट वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं। इसीलिए तो कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट बोला जाता है ना, क्योंकि ये आसानी से वहाँ पर चल सकता है, तो ये डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपके पास यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि किस तरह के एनिमल्स कौन से एरियाज़ में होते हैं, तो अब आप कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा। जो ग्रास खाने वाले हैं सवाना ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, और जो डेजर्ट में मिलते हैं वो अपने कैमल्स एंड ऑस्ट्रिचेस मिलते हैं, और जो फ्लैश ईटिंग होते हैं वो बहुत सारी संख्या में, लार्ज नंबर्स में। तो इस तरह से किसी भी एनिमल्स का हम बता सकते हैं। लिमिटेड वाइल्ड लाइफ इन फाउंड इन यूरोप ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोवाइड लैंड फॉर फार्मिंग। यूरोप में वाइल्ड लाइफ कम है, क्यों? क्योंकि वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो एलिमिनेट कर दिए गए हैं। किस लिए?
फार्मिंग की लैंड बना दी गई है, वहाँ पे फार्मिंग कृषि काम के लिए लैंड बना दी गई है, क्योंकि वहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो जो लैंड थे, फॉरेस्ट थे, उनको ख़त्म करके किस में कन्वर्ट कर दिया, उनको फार्मिंग की लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। वाइल्ड एनिमल्स सच एज मस्क, ऑक्स, बाइसन एंड कैमोइज कैन नाउ बी सीन ओनली इन जू और प्रोटेक्टेड सेंचुरीज। अब वहाँ पे इन्हें देखना है तो जू में मिलेंगे या फिर प्रोटेक्टेड जो सेंचुरीज बनी हुई है उनमें ही मिलेंगे, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट तो ख़त्म हो गए हैं। जब फॉरेस्ट है ही नहीं तो वो कहाँ रहेंगे, तो उनको देखने के लिए आपको जू और सेंचुरीज में ही जाना पड़ेगा। पोलर बियर, वोल्व्स, वाइल्ड बियर्स, wild sheep and sagas still live free in mountains and steppes। ये जो ठंडे प्रदेशों वाले एनिमल्स हैं ये माउंटेन्स वाले, माउंटेन पर्वतीय एरियाज होते हैं वहीं पर मिलेंगे। साइगेस एंड नेटिव एंटेलोप्स। द वेल नोन बर्ड्स इंक्लूड पैट्रिजेस, डक्स, लार्क्स, कुकूज, स्काईलार्क्स एंड नाइटिंगेल्स। दीज आर, ये कहाँ पे सब भी है, इसी एरियाज, इस तरह के एरियाज में ही पाए जाते हैं। रैबिट, हेयर्स, डियर एंड फॉक्सेस आर ऑल्सो फाउंड इन यूरोप। यूरोप में ये सब भी एनिमल्स पाए जाते हैं। रैबिट एंड हेयर्स, हेयर एंड टॉर्टॉइस की स्टोरी सुनी होगी ना, उस वाले वही वाले हेयर्स हैं। ये सब यूरोप में पाए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका हैज़ ए वैरायटी ऑफ बर्ड्स। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी तरह की वैरायटीज़ की बर्ड्स मिलती हैं एंड एनिमल्स मिलते हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स आर पोलर बियर, ग्रिजली बियर्स, बॉल्ड एंगल एंड हुपिंग क्रेन एक्सेट्रा। ये कहाँ पे मिलते हैं आपके पोलर बियर रीजन्स में, इसमें अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका में इस तरह के एनिमल्स और पाए जाते हैं। पोलर बियर क्या होते हैं, जैसा कि आपके पिक्चर भी दिखाई दे रहे हैं, वाइट कलर के होते हैं और इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं जिससे कि इन्हें ठंड ना लगे, ये पोलर बियर्स होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वेजिटेशन भी इम्पॉर्टेंट है और वाइल्ड लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है। और जो भी अपने लिए चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी भी अपने लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए, जिससे कि हम उनका यूज़ कर सकें और हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसका यूज़ कर सके। इसी क्रम में इनका कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है वो अब हम पढ़ेंगे। Various activities of man have caused destruction of natural vegetation and wildlife। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंसान की है जो कि फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर रही है, ख़त्म कर रही है, ख़राब कर रही है। सम ऑफ दीज इंक्लूड डिफॉरेस्टेशन। इनमें से कुछ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा ओवर ग्रेजिंग यानी चरना, जिसको कहते हैं कि एनिमल्स खा जाते हैं उनको। फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों में जो आग लग जाती है। हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों का शिकार करना। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए जंगलों को हटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। सेटिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए फॉरेस्ट ख़त्म किए जाते हैं। एंड टाउन्स एंड माइनिंग्स, शहर बसाने के लिए या फिर माइनिंग, खदान, जहाँ यदि कहीं मिनरल है तो उनको निकालने के लिए, माइनिंग करने के लिए फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से फॉरेस्ट जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। These have even caused natural imbalance, और इसकी वजह से नेचुरल इम्बैलेंस भी हो रहा है। जो अपना संतुलन बना रहता था वो असंतुलित होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वेजिटेशन कम हो रहा है, वाइल्ड लाइफ कम होती जा रही है और
ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी डिमांड्स लाइक फूड की डिमांड है, उनके शेल्टर की डिमांड है, वो तो ज़्यादा होती जा रही है, जबकि ये वेजिटेशन और ये कम होता जा रहा है। तो इससे क्या है, इम्बैलेंस हो रहा है, ये भी एक बड़ा कारण है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और बायोडाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एयर, वाटर एंड सॉइल। अब इनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इनको कंजर्व करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी जो अपने जानवर हैं, एनिमल्स हैं या जो जीव जंतु हैं, इनका संरक्षण किससे इन दोनों का जो एक इंटर रिलेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्योंकि ये संरक्षित है, फॉरेस्ट हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, तो ये प्रोटेक्ट होकर रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, और ये संरक्षित है तो अपना नेचुरल वेजिटेशन भी संरक्षित हो सकता है। Deforestation is the complete removal of a forest and conservation of the land to another type of landscape. Deforestation यानी पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अपने को लैंडस्केप खराब हो रहा है। The major direct cause of tropical deforestation are the expansion of shifting agriculture, livestock production and fuel wood harvest in dry regions, यानी जो सूखे एरिया है, ड्राई होते हैं, जहाँ पर कि रेनफॉल कम होता है। टिम्बर हार्वेस्ट यानी फर्नीचर बनाने के लिए जो अपना हार्वेस्ट होती है, जो प्लांटेशन है। ग्रेजिंग एंड फायर्स कैन ऑल्सो सीवियरली डिग्रेड द फॉरेस्ट। ओवर ग्रेजिंग है, टिम्बर हार्वेस्ट है, आग लगने से है, ये भी सीवियरली डिग्रेड होते हैं, इनकी वजह से भी फॉरेस्ट जो है सीवियरली डिग्रेड हो जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर फॉर इट इज़ एफॉरेस्टेशन awareness programs like social forestry and Van Mahotsav should be encouraged at the community and regional level. एफॉरेस्टेशन करने के लिए यानी प्लांटेशन करने के लिए हमें बहुत से प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, लाइक फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री यानी सामाजिक रूप से पेड़ पौधे लगाए जाएं, और वन महोत्सव। ये वन महोत्सव क्या होता है, जिसमें कि प्लांटेशन का काम किया जाता है, पेड़ लगाने का काम किया जाता है। इसको कम्युनिटी लेवल पे और अपने रीजनल लेवल पे करने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कर सके, और इनके लिए ना केवल बल्कि हम करें और दूसरे लोगों को और मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लांट्स लगाएं, क्योंकि हम आज प्लांट लगाएंगे तो वो कुछ सालों में एक बड़ा ट्री बन करके तैयार हो जाएगा, और धीरे धीरे इस तरह से प्लांट लगते रहे तो ग्रीनरी बनी रहेगी। Conservation of plants and animal is an ethical duty of every citizen. उनको कंजर्व करना, प्लांट्स को और एनिमल्स को, ये सभी की एथिकल ड्यूटी है, प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है। एथिकल ड्यूटी मीन्स जिससे कि हम अपने वनों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो हर एक एवरी सिटीज़न को अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी चाहिए। एथिकल ड्यूटीज़ मीन्स कि अच्छे और बुरे की सोच समझ होनी चाहिए कि कोई भी गलत काम हम ना करें, उसके लिए लीगल वैल्यू भी, ये पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, लीगल वैल्यूज़ भी इनके लिए डिसाइड की गई हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेस्ट फायर, थ्रेट टू फ्लोरा एंड फौना। फॉरेस्ट फायर यानी जो जंगलों में आग लग जाती है, इसकी वजह से जो हमारे फ्लोरा और फौना है यानी नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, दोनों के लिए वो खतरा होती है, दोनों के लिए थ्रेट होती है, ख़राब होती है। फॉरेस्ट फायर कैन ऑल्सो बी ए थ्रेट टू एंटायर फ्लोरा एंड फौना। ये बहुत ख़राब है अपने फ्लोरा और फौना दोनों के लिए। इट ऑकर्स मेनली ड्यू टू दीज रीजंस। किन वजहों से ये आग लग जाती है फॉरेस्ट में?
वो इन फॉरेस्ट में चर्चा करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले ही स्टूडेंट्स, आपने यदि टीवी में न्यूज़ सुनी होगी तो कई महीनों तक अपने अमेज़न फॉरेस्ट जो थे उनमें आग लगी हुई थी, और ये आग इतनी भीषण थी कि बहुत सारे अपने फॉरेस्ट जो है जल करके ख़त्म हो गए। तो ये जो फायर होती है, फॉरेस्ट फायर, एक तो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि हवाएं जब तेज़ चलती है तो ये फायर अपने साथ चलती चलती है और आग लगती चली जाती है। काफ़ी प्रयासों के बाद इस आग पे कंट्रोल किया गया था। अब क्या कारण होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से ये आग फॉरेस्ट में फायर लगती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसमें नेचुरल फायर बिकॉज ऑफ लाइटनिंग और फ्रिक्शन बिटवीन स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। कई बार ये नेचुरल फायर लग जाती है किसकी वजह से, जब फ्रिक्शंस होते हैं किसमें, स्टेम और ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज में, जब आपस में घर्षण करते हैं, फ्रिक्शंस होते हैं, उसकी वजह से लाइटनिंग होती है और आग लग जाती है। ये होती है अपनी नेचुरल फायर। कई बार ऐसे ही आग लग जाती है। सेकेंड है फायर बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ पीपल। केयरलेसनेस की कर दी जाएगी लोगों की वजह से तो वो भी आग लग जाती है। कई बार होता है कोई जलती हुई माचिस की स्टिक है वो फेंक दी और किसी पेड़ ने आग पकड़ ली, तो धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा आग पकड़ता जाता है और फायर बड़ी भयंकर वाली हो जाती है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ये आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आजकल कि अपने ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी जो टेम्परेचर है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले कभी अपने पास इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, मैक्सिमम 42-43 डिग्री टेम्परेचर तक इंडिया में होता था, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अब ये टेम्परेचर 54-5 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाउड pouring fire forest fire can be controlled through। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाउड्स pouring फायर होती है, ठीक है। फॉरेस्ट फायर कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू। फॉरेस्ट फायर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉज्ड फायर थ्रू एजुकेशन। जो अपनी केयरलेसनेस हो जाती है कई बार, उसके लिए हमें उनको एजुकेशन देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह से यदि हम करेंगे तो फॉरेस्ट में फायर हो सकती है, फॉरेस्ट में आग लग सकती है। प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर्स थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। ये तो किसी भी चीज़ के लिए यदि हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा है, फिर उसके लिए कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो हम किसी भी थ्रेटन को रोक सकते हैं। तो इसको भी रोकने के लिए हमारा जो ऑब्जर्वेशन है या कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क है वो अच्छा है, तो इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये कुछ कारण थे कि किस वजह से फॉरेस्ट फायर होती है और कैसे उन्हें रोका जा सकता है, वो भी पढ़ा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? अपनी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा। ना केवल हमारे देश की वाइल्ड लाइफ बल्कि वर्ल्ड में किस तरह की वाइल्ड लाइफ है और कैसे हम इसे कंजर्व कर सकते हैं, और फॉरेस्ट फायर से किस तरह का नुकसान होता है, फॉरेस्ट फायर कैसे लगती है और फॉरेस्ट फायर को कैसे रोका जा सकता है, वो सभी कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने की कगार पर है, ख़त्म होने वाली हैं। वो कौन कौन सी स्पीशीज़ है और उनको किस तरह से रोका जा सकता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।